अब जेट सेक्शन ऑन है। कैसे हैं सभी? कैसी ऊर्जा है सुबह उठने के बाद? कैसी ऊर्जा है? कैसा अनुभव हो रहा है? कैसा अनुभव हो रहा है? जिनका लगातार का नियम है रोज़ प्रातःकाल उठने का, उनके लिए तो बहुत अच्छा। लेकिन जो पहली बार भी उठे हैं, क्या एक अच्छी एनर्जी फील नहीं हो रही है? क्या एक अच्छी ऊर्जा, जो एक कॉस्मिक एनर्जी है इस समय पर, वो फील कर पा रहे हैं? बहुत सुंदर। प्रणाम प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण सभी को। अच्छी ऊर्जा में है, अच्छी ऊर्जा में है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहली बार आप ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान से, बहुत सुंदर। जहाँ से भी आप हैं, जो भी आप मान्यता रखने वाले हैं, एक बात अपने मन में ज़रूर आज बिठाएं अभ्यास से और हमारे पूरे सेशन से पहले, कि ये जो एक विजडम है, ये जो ज्ञान है, ये जो समझ है, ये किसी एक रिलीजन तक बंधी हुई या सीमित नहीं है। ये मानव कल्याण के लिए है, ये आत्म उत्थान के लिए है, क्योंकि हम सभी का मन एक सा है। हम सभी का मन एक तरीके से काम करते हैं, हमारी सोच एक तरीके से काम करती है और हम अलग अलग जीवन में स्तर पर होते हैं। अगर हमें ऊपर उठना है तो रास्ता वही है। हमारे विद्वानों ने तो ये कहा कि एकम सत विप्रा बहुता वदंती, कि एक ही सत्य को विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से कहा है। तो जो जिस भी मान्यता से है, जिस भी तरीके से भगवान को, अपने इष्ट को मानता है, वो वैसे माने। लेकिन जो भी चीज़ें आज बताई जाएंगी वो जीवन उपयोगी होंगी। एक एक बात आपको समझ आएगी कि किस तरीके से हमारे लिए काम कर सकती है। और अगले कुछ समय तक अब मैं पूरी एकाग्रता आपकी चाहूँगा। आप अपने मन में इधर उधर के सारे विचार हटा दें। आप अपनी पूरी चेतना को अपने कानों की तरफ लेकर के जाएं। आपको जो लिखने के लिए ज़रूरी लगे वो आप लिखें और आप पूरे एकाग्रचित होकर के जो भी चीज़ें बताई जाएं उसे अनुभव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी बात अनुभव की है। हमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया, हमने ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन अगर जीवन में प्रयोग नहीं हो रही हैं चीज़ें तो सब कुछ शून्य ही है, उससे हम बहुत लाभ नहीं ले सकते हैं। तो एक एक चीज़ को जीवन में लेकर के आएँ, प्रयोग करें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें, शुरू करें अपने आज के विषय को। शुरू करें। तैयार है सभी? सब अपने अपने आसन पर हैं, सब ने अपनी अपनी नोटबुक अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो सबके पास है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिद्धि सूत्र में ज्वाइन किया है मुकेश ध्यान साधना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो जल्दी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा विषय है उसे हम यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर हम सोचें कि हम क्या सीधा ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। अगर हमने, जैसे पहला हमारा जो विषय है वो ध्यान की तरफ चलना है, क्या हम सीधा ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं? आप में से कितने ही लोगों ने पहले भी ध्यान का अभ्यास करने की कोशिश की होगी, पहले भी आंखें बंद करके बैठे होंगे, लेकिन क्या एकाग्रता हुई? क्या मन उस स्तर पर ठहरा? क्या मन में बहुत ज़्यादा विचार चलने शुरू नहीं हुए? और क्या मन की चंचलता बहुत अधिक नहीं बढ़ गई? और कितने ही आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10 दिन 15 दिन तक भी ध्यान का अभ्यास किया हो, लेकिन फिर भी लगा कि एकाग्रता नहीं बन रही है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई स्पष्टता नहीं हो रही है, और आपने वो अभ्यास छोड़ ही दिया। ऐसा हुआ होगा। लेकिन इसका कारण है कि सीधा अगर ध्यान में प्रवेश किया जा सकता और सीधा ध्यान किया जा सकता तो हमारे योगी हमें पूरी एक क्रमबद्ध व्यवस्था ना देते और उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। अष्टांग योग का मार्ग आप देखें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये इतने सारे नियम बताए गए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अहिंसा, सत्य, हस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इतने सारे पहले चरण बताए गए, अलग अलग स्थितियां बताई गई और कहा गया कि एक एक चरण को पार करते जाओगे तो आपकी चेतना विकसित होती जाएगी और विशेष रूप से आप एक हायर एनर्जी में पहुंचते चले जाओगे। अब यहाँ से ध्यान देना शुरू करो, आपकी वाइब्रेशन बदलती चली जाएगी, आप एक ऊंची ऊर्जा में जाना शुरू कर दोगे और हम सब एक अलग अलग ऊर्जा पर जीवन जी रहे होते हैं। जिस ऊर्जा पर हम होते हैं उसी तरीके के विचार हमारे होते हैं, उसी तरीके की इच्छाएं हमारी होती हैं, उसी तरीके की चीज़ें हम अपने जीवन में चाहते हैं और जाने अनजाने उसी तरीके की चीज़ें हम मैनिफेस्ट भी करते रहते हैं अपने जीवन में। तो अगर
हमें बेहतर चीज़ें चाहिए या फिर हमें ध्यान में स्थिति चाहिए तो क्या सीधी की जा सकती है क्या? इसका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। अगर सीधी की जा सकती तो बहुत सारी चीज़ें कहने की, और बड़े बड़े शास्त्र हो गए, अलग अलग विद्वानों ने, मार्गदर्शकों ने आए और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस ज्ञान का संवर्धन करने और इसको फैलाने में लगा दिया। इसकी ज़रूरत नहीं थी। सीधा एक कोई सूत्र देते और वो हो जाता, सीधा ध्यान की कोई विधि बताते और हो जाता। नहीं, इससे पहले हमें कुछ तैयारी को करना होगा, कुछ अपनी स्थिति को बदलना होगा, और विशेष बात मैं कहूँगा कि अपनी वाइब्रेशन को बदलना होगा। इसको योगिक भाषा में ओरा भी कहा गया है, और ये भी कहा गया कि हमारे ऋषियों का ओरा इतना विकसित होता था कि जब उनके आश्रमों के पास में कोई जंगली हिंसक जीव भी जाते थे तो वो भी मृगवत हो जाते थे, वो भी बिल्कुल अपनी हिंसा को त्याग देते थे, और वो भी ऐसे ही सिंह आदि भी वहाँ पर विचरण करते थे। और ऐसी हमने बहुत परंपराओं में सुना है और प्रत्यक्ष ऐसे प्रमाण भी देखे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधो वैर त्याग सूत्र भी आता है कि जब अहिंसा मन में इस तरीके की स्थिति हो गई कि बिल्कुल ही मन निश्चल हो गया, तो उससे एक वाइब्रेशन पैदा हुई, उससे एक ओरा बना, और वो ओरा आपके कई किलोमीटर तक के एरिया तक को भी प्रभावित कर सकता है। इस तरीके से भी मान्यता है और इस तरीके से भी देखा गया है। वो बहुत लंबा एक प्रभाव रखता है, और इस वाइब्रेशन को बदलने के लिए ही सारी साधनाएं हैं। आप समझो, एक योगी है, तपस्या कर रहा है, आंख बंद करके बैठा है, किसी मंत्र का उच्चारण कर रहा है, बार बार अपने इष्ट में अपनी श्रद्धा के अनुसार वो मन को टिकाए हुए है, और वो एक ही साधना और तपस्या को वर्षों तक कर रहा है। आप क्या समझते हैं क्या कर रहा है वो अपनी इस वाइब्रेशन को भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। लगातार लगा हुआ है, एक विशेष जीवन शैली में है, विशेष नियमों का पालन कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठा रहा है वो। और कहां तक उसे अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाना है? अब देखो, एक सामान्य जीवन व्यक्ति जी रहा है, अगर बहुत तमस में वो जी रहा है, तमोगुण के प्रभाव में वो जी रहा है, तो उसके लिए अपनी सर्वाइवल नीड को पूरा करना भी मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए 10 मिनट आंखें बंद करके बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां से अपनी ऊर्जा को ऊपर वो उठाता है तो उसे बहुत सारे अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे जीवन में, उसके जीवन में बेहतर लोग आने शुरू हो जाएंगे, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बदलनी शुरू हो जाएगी, उसके जीवन में बेहतर चीजें अपने आप आने लगेंगी। यहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, और इसको आप अगले कुछ समय में एक्सपीरियंस भी करेंगे कि कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा। लेकिन अगर हमें बहुत ऊंचा उद्देश्य रख लिया हमने, जैसे हमें अपनी ऊर्जा को परमात्मा से, यूनिवर्स से कह लें, जैसे आप ठीक समझें, उसके साथ अलाइन करना है, तो हमें समय चाहिए। अब वो समय देता है कई बार अपना पूरा एक लंबा वर्षों का समय एक साधक लगा रहा है, और तब वो कहता है अंत में अहम ब्रह्मास्मि। एक साधक को क्या लगा? अहम ब्रह्मास्मि। सोचो आप, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि जो वो है वो ही तत्व मेरे अंदर है, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ऐसा उसने अनुभव कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उसने अपनी वाइब्रेशन को धीरे 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 इतना ऊपर उठाया कि वो यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ, ब्रह्म के साथ अलाइन हो गई। और जब हमारी वाइब्रेशन किसी एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाती है, तो वो चीज़ें हमें हमारे जीवन में मिलनी शुरू हो जाती हैं, आनी शुरू हो जाती हैं, हमें प्राप्त होने लगती हैं, है ना। तो इसी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाने का तरीका क्या है? इसका तरीका ध्यान है, और इसके माध्यम से हम वो सब एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ जीवन में नियम भी चाहिए। तो यहाँ तक की बात समझ आई कि हम एक सर्टेन वाइब्रेशन पर अपने जीवन को जी रहे होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पर जीवन को जी रहे होते हैं। हमारा एक ऑरा होता है, और जैसी हमारी एनर्जी होती है वैसी चीज़ें अपने आप हमारे जीवन में आती हैं, और हम चाहे हम चाह नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। और समझो आप इस बात को कि आप क्या ये सोचते हैं क्या कि हम आंखें बंद करके बैठे हैं, या फिर हम कुछ अफर्मेशन बोल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, या फिर हम कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, तभी हम चीज़ों को जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं। आपके जो फीलिंग्स हैं, और दिन भर में आप क्या फील करते हो, दिन भर में आप क्या बोलते हो, और दिन भर में आपके विचार क्या चलते हैं, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में किसी ना किसी चीज़ को खींच रही होती हैं, लगातार खींच रही होती हैं। और ये जिस तरीके की हैं उस तरीके की चीज़ें ही आपके जीवन में आती हैं। ये आप पक्का समझें। यहाँ तक की बात क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक की? चैट में थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे जिससे कि मुझे स्पष्टता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। बस थोड़ा एक्टिव रहेंगे जिससे कि हमें क्लियरिटी होती रहे और हम तेज़ी से अपने सारे विषय को समझ लें। अब इससे आगे बढ़ते हुए ये कितने एग्जाम्पल भी इसके अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे उदाहरण भी हैं हमारे पास। योगियों ने, सिद्धों ने और विद्यार्थियों ने हमारे कहा कि गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, कि गुरु का मौन भी शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्य के भ्रम का नाश कर देता है। मैंने खुद ये जीवन में अनुभव किया। हमारे गुरु जब हमारे सम्मुख होते, हम उनके सानिध्य में होते, बहुत पुरानी बात, तो उनके बैठने मात्र से एक विशेष शांति का अनुभव होता, एक विशेष उनके प्रति मन में प्रेम होता, वो एक अलग भाव होता है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी फीलिंग होती है जैसी हम परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए फील करते हैं। ऐसी ही हम अगर अपने मार्गदर्शक के लिए, गुरु के लिए फील करने लगे तो एक अभ्यासी का जो मार्ग है वो बहुत आसान भी हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा जिसके अंदर है वो ही इस विजडम को और ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान नहीं होता कि आपने कोई चीज़ पढ़ ली, कोई थ्योरी पढ़ लिया, आपने कोई सूत्र पढ़ लिया और वो आपके अंदर चला गया। नहीं, इसके पीछे भाव भी चाहिए, इसके पीछे आपकी फीलिंग्स चाहिए, इसके पीछे आपके पूरे थॉट्स को अलाइन करना पड़ेगा। चेतना में बदलाव कर रहे हैं तो ज़्यादा अलाइन होने की ज़रूरत है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। आप देखें, रत्नाकर के पास जब नारद मुनि आते हैं तो रत्नाकर देखता और व्यक्ति को खत्म कर देता था, उसका वध कर देता था या उसको हानि पहुंचाता था। लेकिन जब नारद आते हुए दिखाई देते हैं तो कहता है कि मेरे अंदर कुछ बदलाव हो रहा है, मैं पहले जैसा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ अलग लग रहा है। ये मैं क्या फील कर रहा हूँ, आज से पहले मेरे हाथ कभी नहीं लड़खड़ाए, मैं तो तुरंत ही व्यक्ति के ऊपर प्रहार कर सकता हूँ, लेकिन आज मुझसे नहीं हो रहा। वाइब्रेशन, वो उनकी जो ऑरा था, उन्हें पता था कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करने वाली हैं और वो एक निमित्त से आ रहे थे कि इसका जीवन बदलना है। और वो क्या हुआ फिर? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। तो इस तरीके की स्थितियां हमारे योगियों ने इस थ्योरी के आधार पर प्राप्त करी। अब मैं थोड़ा और प्रैक्टिकल वे में इसको समझाना चाहूँगा और मैं आपकी बात करना चाहूँगा। हमारी वाइब्रेशन कहाँ है? हम जीवन में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? हम अपने संकल्पों को पूरा क्यों नहीं कर पाते? कई बार हम बहुत लो फील करते हैं, सुबह हमारे लिए उठना भी मुश्किल हुआ रहता है। यहाँ पर बड़े लोगों ने इकट्ठा होने के लिए और जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन किया और बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन क्या सब जुड़ पाएंगे? सब नहीं जुड़ पाएंगे। आप लोग अगर यहाँ पर हैं तो आपकी चित्त की वृत्ति वैसी नहीं है जो लोग नहीं जुड़ पाए, वैसी नहीं है। जो अभी भी सो रहे होंगे, आपकी चित्त वृत्ति वैसी नहीं है। आपने एक कदम उठाया और आपके अंदर वो बल है कि आप जीवन में बदलाव कर सकते हो और आप यहाँ पर हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, सुन रहे हो, यानी कि चित्त वृत्ति में अंतर है और ये अंतर हमेशा रहेगा। सबकी चित्त वृत्ति एक सी नहीं होती और अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो समझो एक पॉसिबिलिटी है कि चित्त वृत्ति को और ज़्यादा बेहतर ले जाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। चित्त वृत्ति कोई बहुत कठिन शब्द ना समझें, इसको आप स्टेट ऑफ माइंड कह लें। मन की एक अवस्था कि मन हमारा किस तरीके की स्टेट में है, कहाँ पर हमारा मन काम कर रहा है, ये हमारी चित्त वृत्ति होती है, ये हमारी चित्त वृत्ति होती है। और इसको 3 ही मैं बताऊंगा, वैसे 5 होते हैं: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 होती हैं। इनकी बात करनी ही पड़ेगी अगर हम ध्यान की बात कर रहे हैं। संक्षेप में इनको समझेंगे। सबसे पहले मूढ़ वृत्ति होती है। बहुत सारे लोग इस स्थिति में होते हैं और यहाँ पर क्या होता है? तमोगुण की प्रधानता होती है। तमस क्या होता है? आपने अगर इसके बारे में पहले सुना है तो तमस है आपके शरीर और मन की वो अवस्था जहाँ पर शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी लेजीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रुचि का विषय जो है वो क्या हो जाता है? तमस वाली चीज़ें ही रुचि का विषय हो जाती हैं। जो लोग इस तरीके की स्थिति में होते हैं उनको आलस्य बहुत आएगा, उनको नींद बहुत आएगी, लस्ट, उनके अंदर काम के भाव बहुत ज़्यादा होंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना उनके लिए बहुत दूर की बात होगी, ईर्ष्या यानी कि जेलस उनके अंदर बहुत होगी, भय, एक डर बना रहेगा उनके अंदर कि मैं क्या अपने जीवन को चला पाऊंगा, क्या मैं अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको मैं पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि ये सर्वाइवल से ही संबंधित होता है। आपका मूलाधार चक्र जो मूलाधार पे स्टक है वो केवल ये सोचेगा कि कैसे खाऊं, कैसे सोऊं और कैसे मेरा जीवन चले, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो ये भी नहीं सोचेगा कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना चाहिए। वो कुछ नहीं सोचेगा, वो अभी नहीं सोच सकता क्योंकि वो मूढ़ वृत्ति में है।
अब इस वृत्ति में अगर एक व्यक्ति फंसा रहता है तो वो ध्यान में बैठेगा कैसे? वो तो कमर सीधी करके नहीं बैठ सकता, धीरे धीरे स्थिति उसकी बिगड़ने लगेगी, कमर मुड़ने लगेगी, नींद उसे आने लगेगी और उसे लगेगा कि ध्यान में क्या सच में ध्यान लग जाता है, क्या सच में ध्यान जैसा कुछ होता है? मूढ़ वृत्ति में है। पहले उसे इस वृत्ति से ऊपर उठना होगा, इससे बाहर निकलना होगा, तब जाकर के वो अपने कुछ स्पष्टता को, कुछ क्लैरिटी को जीवन में लेकर के आ सकेगा। तो ये क्या है? इसमें समझो कि आपकी वाइब्रेशन 10 पॉइंट्स पर है। अगर हम इसको पॉइंट्स में एक उदाहरण के लिए ले लें तो 10 पॉइंट्स पर आपकी वाइब्रेशन यहाँ पर है। अब इस स्थिति में जो व्यक्ति रहेगा, अपॉर्चुनिटीज होंगी उसके आसपास, अवसर आएंगे उसके जीवन में जब वो बहुत कुछ बेहतर कर सकता था, लेकिन वो सबको छोड़ देगा क्योंकि अवसर यहाँ है, अवसर वो यहाँ है और उसकी वाइब्रेशन यहाँ पर है। अब वो यहाँ पर इससे अलाइन नहीं होगा ना, तो जीवन में चाहे जो अवसर आ जाए वो उसको छोड़ता चला जाएगा उसको। आप देखो कितनी बार आपके जीवन में भी ऐसी स्थितियां होंगी कि आप कहीं स्पीच दे सकते हैं, लेकिन आपको लगा कि अरे मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई चीज़ आप किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या फिर अपने आप को वहाँ अभिव्यक्त आप करें, तो आपका कुछ ना कुछ प्रमोशन होगा, कुछ ना कुछ आप बेहतर जीवन में करेंगे। आपने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी होगी। ऐसा हुआ है जीवन में? चैट सेक्शन में लिखें। ऐसा हुआ है कि अवसर आपके पास कभी था, लेकिन आपने वो अवसर सोच के कि मुझसे नहीं होगा। ऐसा हुआ जीवन में? हुआ है ना? कुलदीप, गौतम, पार्थ, कुलदीप, धीरेन्द्र, है ना, प्रीति, कृष्णा, तो बहुत सारे सुमित, बहुत सारे हमारे बंधुओं के साथ ये हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो अवसर आया ना आपके जीवन में, भगवान ने अवसर भेजा, यूनिवर्स ने अवसर भेजा, आपने शायद कुछ मैनिफेस्ट किया हो, आपने कुछ बोला हो, आपने कुछ चाहा हो और वो अवसर आपको मिल गया। लेकिन अवसर आने के बाद भी अगर आप उस पर इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेते हो, इंस्पायर्ड एक्शन भगवान ने कुछ दिया, आपको मौका दिया, उस मौके के आधार पर उस पर काम नहीं आप कर सके, यानी आपने इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आप अभी मूढ़ वृत्ति में पड़े हुए हो। अब आपके मन में संकल्प आता है कि ऐसा जीवन तो नहीं जीना है, अपने जीवन में कुछ तो उत्थान करना है, लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं है। किस तरीके से आगे बढ़ूं? आप सोचेंगे कि बस मुझे तो उठना है, काम करना है, मुझे इस लेजीनेस को छोड़ना है, और आपने बड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी और आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, बड़ी धन संपदा अर्जित करनी शुरू कर दी, आप बहुत एक्टिव भी हो गए। आपके मन में ऐसी प्रेरणा आ सकती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी क्या आप बेहतर स्थिति में चले गए? बिल्कुल नहीं। अब आप इससे अगली वृत्ति में चले जाओगे जो है क्षिप्त अवस्था, और इसमें रजस की प्रधानता होती है और रजोगुण का स्वभाव होता है बहुत चंचलता। अब जो मूढ़ वृत्ति में होता है वो मूलाधार चक्र पर होता है, जो क्षिप्त वृत्ति में होता है यानी कि इससे ऊपर की जो वृत्ति है उसमें चला गया तो वो आपके स्वादिष्ठान चक्र के लेवल पर चला गया। स्वादिष्ठान चक्र कहाँ होता है? नाभि से, नेवल से 4 अंगुल नीचे, नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र होता है, वो इसके लेवल पर आ जाएगा। और यहाँ आकर के क्या होता है? रजस, रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। और साथ में क्योंकि वो एक्टिव तो हुआ लेकिन उसके जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं, उसके जीवन में सतोगुण नहीं, तो वो मनमाना आचरण करेगा और यहाँ पर आकर के लस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्वादिष्ठान चक्र किस चीज़ से संबंधित होता है? आपकी सेक्सुअल एनर्जी को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आकर के व्यक्ति के जो कंट्रोल है उसके मन पर वो कुछ नहीं होता, बस वो एक्टिव होता है। आप कई बार देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। ध्यान में बैठते हैं तो बहुत नींद आती है, बहुत लेजीनेस होती है, बहुत कमर झुकने लगती है, सीधा नहीं बैठ सकते, पोस्चर को मेंटेन नहीं कर सकते। एक लोग ऐसे होंगे। दूसरे लोग कैसे होंगे? दूसरे लोग होते हैं जो बैठ जाएंगे सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्टिव इतना है, नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव उनका रहता है कि रुक ही नहीं सकते हैं विचार। ये भी क्या स्थिति ठीक है? क्या ये भी स्थिति ठीक नहीं है? तो हमें इससे भी एक कदम आगे बढ़कर के अपनी स्थिति को सुधारना होगा। और इससे आगे बढ़कर के जो एक साधक की स्थिति होती है, सिद्ध की स्थिति नहीं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल स्थिर हो गया, लेकिन एक बहुत अच्छी स्थिति में अगर आपको पहुंचना है जहां पर आज के समय में बहुत कम लोग हैं, वो है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था, ये विक्षिप्त यानी कि जो क्षिप्त अवस्था है उससे विशेष है, तो इसे विक्षिप्त कहा गया। तो इसमें क्या होता है? सतोगुण की प्रधानता होती है और रजोगुण और तमोगुण अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे तमस का काम क्या होता है? आपको रिलैक्स करना। आप सोते हो रात को अच्छी गहरी नींद में, तो आपका उस समय पर तमस प्रधान होता है। ऐसा नहीं कि तमस का कोई रोल ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम है, अपना अपना काम बस ये करें, दूसरे आपके व्यवहारों को आकर के इंटरप्ट ना करें। तो
क्या हुआ, रात को सो रहे हो तमस है, दिन में एक्टिव हो, अपने काम कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वहां पर रजस काम कर रहा है, लेकिन कंट्रोल में है, प्रधानता किसकी है, बढ़ा हुआ क्या है, वो है सतोगुण, सत्व बढ़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा, व्यक्ति के अंदर धैर्य होगा, प्रभु नाम होगा, उसकी अच्छी चीज़ों में रुचि बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो स्वाध्याय करने लगेगा, गुरु के प्रति और शास्त्र के प्रति और उचित जो उसके जीवन के सिद्धांत हैं उनके प्रति उसका क्या अच्छे भाव होने लगेंगे। दूसरे की परेशानी को देख करके उसके मन में भी कहीं ना कहीं ऐसा भाव आएगा कि इसके लिए मैं क्या करूं। एक सतोगुण की प्रधानता होनी शुरू हो गई, ऊंची स्थिति होने लगी। अब ये व्यक्ति अगर ध्यान में बैठेगा तो ध्यान लगेगा, ध्यान टिकेगा और ध्यान की अनुभूति ये कर सकेगा। और ये कैसे होगा, इस अवस्था में पहुंचने का जो तरीका है वो क्या है, ध्यान है। और जैसे कि आपको पता है कि सिद्धि सूत्र ध्यान साधना जो हमारी पूरी व्यवस्था है, और आप में सिद्धि सूत्र ध्यान साधना में जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग काफ़ी सारे यहाँ पर होंगे भी यहाँ पर। तो आप लोगों को ये समझना है कि जो 21 दिन की हमारी आगे की जर्नी रहने वाली है, 1 तारीख से 21 तारीख तक, उसमें हम क्या करेंगे, हम इस मूढ़ स्थिति से निकल जाएंगे, हम इस विक्षिप्त स्थिति से निकल जाएंगे, क्षिप्त से और विक्षिप्त में हम पहुंच जाएंगे, यानी कि सतोगुण की प्रधानता हो जाएगी। हम एक हायर वाइब्रेशन में शिफ्ट हो जाएंगे और हम अपने सबकॉन्शियस को तब रिप्रोग्राम कर सकेंगे। क्यों कर सकेंगे, कैसे कर सकेंगे, अब इसको आगे हम समझते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको, क्लियर है, क्लियर है सबको। डायरेक्शन अभी बताते हैं प्रिय बंधु, सबको क्लियर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब क्रम से हम धीरे 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 आगे बढ़ते हुए सारी चीज़ों को समझ लेंगे, और जब चीज़ें समझ में हमें आ जाएंगी उसके बाद हम कुछ उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की भी कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो अगला हमारा विषय है उसको आप समझें, और वो है कि इस रास्ते पर आगे कैसे बढ़ना है। यानी कि ये तो समझ आ गया कि एक मूढ़ स्थिति है, एक क्षिप्त अवस्था है, एक विक्षिप्त है, आगे एकाग्र भी है, निरुद्ध भी है, हमारी एक वाइब्रेशन है। हम जितनी हायर वाइब्रेशन में जाएंगे उतनी बेहतर चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, उतना हम अपने सबकॉन्शियस में कुछ बेहतर संस्कार बना सकेंगे। जैसे संस्कार सबकॉन्शियस में होंगे वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने एक प्रोग्राम कर दिया किसी सिस्टम को और वो बैकएंड में अब चले जा रहा है, तो उसी तरीके से ये संस्कार हमारे चले जाते हैं और हमारे लिए काम करते रहते हैं। इतना हमने समझा। लेकिन इन संस्कारों को बदलने की और अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाने का तरीका है पंचकोश सिद्धांत। पंचकोश सिद्धांत, इसको अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो, आपकी अलग अलग लेयर होती हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं शरीर में। जैसे एक आपका स्थूल शरीर है जिसको आप देखते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, जिसको आप ये कहते हो कि मैं ये हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ये शरीर हूँ। तो ये आपकी स्थूल शरीर है जो आपको दिखाई देता है, फिजिकल बॉडी। इसके बाद जो आपको नहीं दिखता और जिसकी तरफ आप कभी ध्यान नहीं देते वो क्या है, वो है एनर्जी बॉडी, वो है आपका प्राणमय कोश। प्राणमय जो कोश है वो क्या है, एनर्जी बॉडी है, और उसमें आपकी पूरे शरीर के अंदर की जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो किससे चल रही हैं। क्या ऊर्जा के बिना कुछ भी चल सकता है? नहीं चल सकता। और वो ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, प्राण से वो ऊर्जा मिल रही है। इससे आगे बढ़ते हुए एक और कोश होता है जो मनोमय कोश होता है, जो एक इस हार्डवेयर का एक सॉफ्टवेयर है और आपको किस डायरेक्शन में जाना है और ये आपका शरीर भी कैसा रहेगा इस चीज़ को बहुत निर्धारित करता है। तो वो मनोमय कोश है। उसके बाद विज्ञानमय कोश यानी कि बुद्धि है। उसके बाद आनंदमय कोश यानी कि आत्मानुभूति है, यानी कि हम ब्लिसफुल स्टेट में चले जाते हैं। हमारे जीवन से सारी परेशानियों का हमेशा के लिए अंत हो जाता है जब हम आनंदमय कोश में चले जाते हैं। लेकिन जो शुरुआत के बाधक हैं वो क्या है, जो व्यक्ति को भटकाते हैं, क्या है, अन्नमय कोशा, यानी कि उसको हमें ठीक करना है शरीर को। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं इस पर अब आप समझ लो। शरीर को ठीक करने के लिए कई बार आपने बहुत सारी मेडिसिन आप खाते रहे होंगे, कई बार आपने बहुत सी दूसरी चीज़ें करी होंगी, कई बार बहुत स्ट्रेस ली होगी कि मेरा पेट ठीक नहीं रहता, मेरी इम्यूनिटी ठीक नहीं रहती, दूसरी चीज़ें। लेकिन शरीर कब तक ठीक नहीं हो सकता है, सीधी सी बात समझ लो। शरीर ठीक करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला है आसन, यानी कि आपको योग अभ्यास, जो शारीरिक रूप से आप एक्टिव रहते हैं वो आपको। सर योग कब होगा हिमांशु? अगर योग ही अभ्यास करना है तो आप 6:30 बजे के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं।
नहीं तो सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो हमें अगर अपनी इस शरीर को ठीक रखना है, कैसे होगा? सबसे पहले हमें अपने बॉडी को सक्रिय रखना होगा, अपने शरीर से एक्टिव रहना होगा, पहली बात। दूसरा, प्राण को हमें ठीक करना होगा प्राणायाम के माध्यम से। और तीसरी बात, हमें मन को ठीक करना होगा, क्योंकि कितने ही कैसे होते हैं मनोकायिक रोग, यानी पहले मन में कोई समस्या आ गई, उसके बाद वो शरीर में आनी शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति बहुत ईर्ष्या करते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं, देखना कितने सारे उनके शरीर में पित्त दोष बढ़ना शुरू हो जाएगा, शरीर में बहुत सारी डिजीज होनी शुरू हो जाएंगी, अस्वस्थता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मन ठीक नहीं है। तो मन का ठीक करना भी ज़रूरी है अगर इस शरीर को हमें ठीक बनाना है और ठीक तरीके से रखना है। ठीक है। और साथ ही जो प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, देर से रात में खाना खाना, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना, फिजिकल एक्टिविटी को कम रखना, ये सारी चीज़ें मिल करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, बेहतर रखती हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अब हमने इसको ठीक कर लिया, यानी कि हमने अपने इस शरीर को ठीक कर लिया। ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? अगला जो हमारा स्टेप है वो है प्राण को ठीक करना, और यहाँ से आपके ध्यान की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तक हमारे यहाँ पर सिद्धांतों में कहा गया कि धारणा सूच योग्यता मनस, यानी कि अगर मन को किसी भी एक जगह पर टिकाना है तो वो कब होगा? जब आपका आपके सांसों के ऊपर कंट्रोल होगा, तो मन आपका एक जगह पर टिकेगा। आप खुद देखो, आप स्ट्रेस में हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत एंजाइटी में हो, तो आपकी सांसें अपने आप तेज़ होनी शुरू हो जाएंगी, तेज़ होनी शुरू हो जाएंगी। कमर आपकी झुकने लगेगी, गर्दन आपकी झुकने लगेगी, यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी, यानी कि शरीर पर भी असर हो रहा है सोच का, और आपके प्राण पर भी हो रहा है। वहीं आप अगर अपने कंधों को थोड़ा पीछे करें, स्पाइन को आप अपनी सीधा रखें, आप सामने देखें और अपनी सांसों को धीमा कर दें, पेट से सांस लेना शुरू करें, तो वहीं पर जो स्ट्रेस है वो सारा तनाव आपका चला जाएगा। आप मानते हैं इस बात को कि अगर हमने अपने फिजिकल बॉडी यानी कि शरीर को अपने ठीक अलाइन किया और अपनी सांसों पर अपने काम किया, तो आप देखें कि हमें अच्छा अनुभव होता है। गहरी सांस लेते हैं, या फिर कई बार हम किसी स्ट्रेस में हैं या और हमें एकदम से कुछ रिलीफ मिल गया, तो हम क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना, यानी एक्सेल करते हैं। एक्सेल क्यों करते हैं इसको अभी समझते हैं, है ना? ऐसा करते हैं। तो यानी कि सांसों का संबंध किससे है? मन से है, और हमारे मन का संबंध सांस और शरीर दोनों से है। तो मन को ठीक करने के लिए या मन को साधने के लिए तरीका क्या हुआ? इसके लिए तरीका हुआ आपकी सांसें, और इन पर आपको काम करना ही होगा। ठीक है। तो सांसों पर जब हम काम करते हैं तो मैंने कहा कि धारणा सूच योग्यता मनस, यानी कि मन को एक जगह पर लगाए रखने की क्षमता आनी शुरू हो जाती है। नेटवर्क का इशू आ रहा है, ये आपकी साइड से आ रहा होगा, हमारी साइड से हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये एक क्षमता आ जाती है। तत्क्षीयते प्रकाश आवरण, यानी कि जो हमारी चेतना के ऊपर एक अंधकार छाया रहता है, या फिर जो हम ये समझ लें कि अपने जो एक मूल स्वरूप है उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम बातें तो कहते हैं कि हम आत्मस्वरूप हैं, लेकिन क्या अनुभव कर पाते हैं? नहीं। तो क्यों? क्योंकि वो एक आवरण चढ़ा हुआ है। ये आवरण कैसे हटता है और सांसों के द्वारा हम कैसे ध्यान में जाते हैं, इस बात को अब आप इस तरीके से बड़े ध्यान से समझो। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हम करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ ध्यान को भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो देखिए, हम जब भी कुछ भी सोच रहे होते हैं, तो जो भी सोच रहे हैं उससे एक ब्रेन वेव बनती है। हमारे न्यूरॉन्स जो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से करते हैं, और जब हमारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो विचार किस तरीके के हैं, इस आधार पर एक ब्रेन वेव बनती है। और ये ब्रेन वेव होती हैं डेल्टा, थीटा, एल्फा, बीटा और गामा। ये अलग अलग ब्रेन वेव बनती हैं। अब इनमें जो गामा होती है वो हाइपर एक्टिव ब्रेन वेव होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा आप सक्रिय हो, जैसे आपको कहीं अभी जाना है, या फिर आप किसी चीज़ को रख के भूल गए, उसे ढूंढ रहे हो, बहुत आप स्ट्रेस में हो, जैसे आपकी ट्रेन छूट रही है, अब आप बहुत स्ट्रेस में हो, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ गया, टाइम कम रह गया, आप गामा स्टेट में हो। आप मुझे खुद बताओ कि जब आप गामा स्टेट में हो, क्या आपसे कोई ध्यान कहे कि भाई ध्यान कर लो थोड़ी देर बैठ के, आप कहोगे अरे भाई पागल हो, मेरा तो मन इतना अभी चंचल है, दुखी है, या फिर मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, अभी ध्यान का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ध्यान लगेगा भी नहीं, बैठोगे तो ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि ब्रेन की जो वेव है वो ही आपकी अलाइन नहीं है, वो ही इस स्थिति में है कि ध्यान नहीं किया जा सकता, है ना? तो नहीं किया जा सकता। तो इससे आगे बढ़ते हुए क्या होगा? इससे आगे बढ़ते हुए होती है बीटा। इसके बीटा में क्या होगा कि आप एक्टिव हो, जैसे
मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं कैसा हूँ, मैं अभी बीटा वेव में हूँ। मैं कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्टिव हूँ, मैं बॉडी का एक मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो सारी मेरी सेंसेस कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, इंगेज हैं, और मैं बीटा वेव में फ़िलहाल अपने आप को कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान करना पॉसिबल नहीं होता, और केवल ध्यान ही नहीं, यहाँ पर आपके पास आपके सबकॉन्शियस का एक्सेस भी नहीं होता है। आप खुद सोच के देखो, आप अपने सबकॉन्शियस में चीज़ों को कब देख सकते हो, अपनी मेमोरीज़ को कब देख सकते हो? जब आप शांत बैठे हैं, रिलैक्स बैठे हैं, तब आप देख सकते हो कि मैं कैसे सोचता हूँ, मेरा दिमाग कैसे काम करता है, ये मैंने तब रिएक्ट किया, ऐसा क्यों रिएक्ट मैंने किया। आप गहराई में जाओगे, कब जाओगे? जब आप रिलैक्स होगे, बीटा में नहीं जा सकते। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अल्फा ब्रेन वेव में। और अल्फा में जाने का तरीका क्या है? आज बहुत सारी स्टडीज़ में भी ये प्रूवन है बात कि अगर आप बैठ करके केवल गहरी सांस लेते हैं, आंखें बंद करनी ज़रूरी है, आंखें बंद करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट आंखें कर रही होती हैं, लगातार बहुत सारी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है। तो हमें क्या करना है? आंखें बंद करी, कमर गर्दन सीधी करी, ज्ञान मुद्रा हमने लगा ली, और उसके बाद हमने आंखें बंद करके गहरी सांस लेनी शुरू की। गहरी सांस लेनी हमने शुरू की तो इसी से क्या हो जाएगा? इसी से हमारी ब्रेन वेव शिफ्ट हो जाएगी और हम चले जाएंगे अल्फा ब्रेन वेव में, और यहाँ पर हम अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हम जब अल्फा ब्रेन वेव में होते हैं तो हम अलर्ट भी होते हैं, हम रिलैक्स भी होते हैं, हम सक्रिय भी हैं, लेकिन हम शांत भी हैं, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। अब इस स्थिति में जब हैं तो हम कुछ भी अगर अफर्मेशन बोलते हैं या कुछ भी हम ध्यान करते हैं, कुछ भी हम विजुअलाइजेशन करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी और वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बनेंगी, ऐसा आप समझे। लेकिन इससे भी आगे हमें ध्यान को ले जाना होता है, वो होती है थीटा ब्रेन वेव। और इसमें क्या होता है? आपका कॉन्शियस शांत हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस पूरी तरह से खुल जाता है। कॉन्शियस जब शांत होगा तभी आप सबकॉन्शियस तक पहुंच सकते हो, ये मन में आपके बिठा लें आप, ठीक है। तो कॉन्शियस यहाँ पर शांत होगा। ये कब होता है? जब आप डीप मेडिटेशन में होते हैं और इस समय पर आपको समय का बोध नहीं रहता, यानी कि कितनी देर तक आपने ध्यान किया। आपको कई बार जब लगता है ना, अगर कभी किसी ने एक्सपीरियंस की है ये स्टेट कि अभी मैं बैठा था, आधा घंटा हो गया, लग रहा है जैसे 5 मिनट हुई हैं, जैसे 10 मिनट हुई हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको लगा कि अरे आधा घंटा हो गया। ये जो स्थिति है ये कब होती है? जब आप थीटा ब्रेन वेव में होता है। किसी ने एक्सपीरियंस किया ऐसा कि आंखें बंद करके कभी बैठे और पता ही नहीं चला टाइम का? एक ध्यान में गए हम, नहीं किया? किया है? पवन, दीपक, दीपांशु, किया है। बहुत सारे हमारे बंधु कहते हैं हाँ, है ना। तो ये इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। और ये जो स्टेट है ये आपके ब्रेन को पूरा रीसेट कर देती है, आपको रिलैक्स कर देती है, ब्रेन की पूरी थकान चली जाती है, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर से बिल्कुल सारा भार चला जाता है। और जब आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिलैक्स होती है ना, बिल्कुल शांत और काम होती है, तो आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल का काम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करे। डिसीजन मेकिंग आपकी बढ़ जाती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं जो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपके जीवन पर लेकर के आती हैं। तो ये क्या हुई? थीटा ब्रेन वेव। और इससे आगे डेल्टा है, इसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये है समाधि। जब घंटों का भी योगी को पता नहीं चलता, वो इस स्टेट में है, वो सो नहीं रहा है, अलर्ट है, और तब इसको तुरीय अवस्था भी इसको योग में कहा गया। तो ये कब होती है? डेल्टा ब्रेन वेव, जब वो समाधि की स्थिति में है, यानी कि ध्यान उसका इतना गहरा हो गया कि स्वरूप शून्य में समाधि, यानी कि उसे अपने शरीर का, अपने नाम का, अपने कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, कुछ नहीं पता उसे अब। तो ये क्या है? जब आप डेल्टा ब्रेन वेव में होते हैं तो यहाँ पहुँच जाते हैं। ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि सिद्धि सूत्र ध्यान साधना जो हमारा पूरा एक आगे कार्यक्रम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम धीरे धीरे अपने आप को अल्फा में लेकर के जाते हैं, और अल्फा से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम कुछ थीटा को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। और अगर यहाँ तक आप चले गए और थीटा को आपने एक्सपीरियंस कर लिया, तो समझो आप कि आप अपने मन को अपने जैसे काबू में पाएंगे, मन भटकना बंद हो जाएगा, और उस एनर्जी और उस रिलैक्सेशन को और उस सेल्फ कंट्रोल को दिन भर आप फील करोगे। तो ये आपके पूरे सिस्टम को सेट करने वाला, आपके ब्रेन के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रखने वाली चीज़ है। तो ध्यान ना केवल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है,
हमें निश्चित रूप से स्पिरिचुअल ग्रोथ तो मिलेगी ही, हमारा मन शांत होगा ही, एकाग्र होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमें अपनी मेमोरी को अच्छा करना है, मन को शांत करना है, अच्छा जीवन जीना है, फोकस्ड रहना है जीवन में, तब भी हमारे लिए इस तरीके से प्राणायाम और ध्यान काम करता है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रिकॉर्डिंग मिलेगी आदित्य? रिकॉर्डिंग का अभी तो नहीं है, रिकॉर्डिंग ये लाइव ही सेशन है हमारा, अगर हो सकेगा पॉसिबल तो देखेंगे आगे। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। चलिए, तो अब हम इससे आगे एक और कदम बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा और फिर हम कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, कुछ हम सांसों पर ही अपने काम करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम समय रहा तो थोड़ा ध्यान को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका एक तरीका मैं और बताता हूँ जो कि हमें हमारी ब्रेन वेव को रिलैक्स करने में और हमें अल्फा में जाने में और उससे आगे हमें थीटा में जाने में सहायता करता है। क्या है वो? है आपकी वेगस नर्व। आपकी जो नर्व है, वेगस नर्व है, ये क्रेनियल नर्व है जो कि आपके पैरासिम्पैथेटिक से जुड़ी हुई होती है और पैरासिम्पैथेटिक से बहुत सारे जो जितने भी लगभग 75 to 80% जो आपके एक तरीके से सिग्नल्स कहूँगा आपके बॉडी के और आपके ब्रेन के बीच में जो रहते हैं उनको ये वेगस नर्व ही लेकर के चलती है। ये नर्व शायद हमारे योगियों ने हजारों साल पहले इसका एक अनुभव कर लिया कि कुछ एक ऐसी स्थिति है, कुछ एक ऐसी नाड़ी है जिसके माध्यम से अगर इसको एक्टिवेट कर लिया जाए, वेगस टोन जो होती है इसको बैलेंस में रख लिया जाए तो हम अपने शरीर के बहुत सारे अंगों को हेल्दी भी रख सकते हैं। क्योंकि जो आपकी वेगस नर्व है ये आपके हार्ट से जुड़ी है, ये आपकी पेनक्रियाज से जुड़ी है, लीवर से जुड़ी है, स्टमक से जुड़ी है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, बिग इंटेस्टाइन से, फेस से, कानों से, आपके वोकल कॉर्ड से, आपके शरीर के अलग अलग अंगों से ये जुड़ी हुई रहती है। और जब ये एक सही स्थिति में होती है, वेगस नर्व की जो एक बैलेंस स्टेट होती है, उस स्थिति में ये इन सारे अंगों को रिलैक्स रख सकती है और आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को सक्रिय रख सकती है। पैरासिम्पैथेटिक क्या है? आपको पता होगा कि ये आपको रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लेकर के जाता है, यानी कि आप रिलैक्स होते हो, शांत होते हो और आपकी जो प्राण शक्ति है वो आपके पाचन की तरफ आकर के डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे से काम कर पाती है। डाइजेशन ठीक होता है तो पूरे शरीर का सिस्टम ठीक हो जाता है, क्योंकि जब डाइजेशन ठीक तो रस धातु ठीक बनता है, रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 जो आपके एक तरीके से कहेंगे धातु हैं या फिर जो एक एलिमेंट्स हैं आपके शरीर के जिससे पूरा शरीर बना है और चल रहा है, वो सारे सही तरीके से बनते हैं और ये ही हमारे लिए सबसे बड़ा काम कर सकता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट मोड है, इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी मसल्स की तरफ बढ़ जाता है। फाइट एंड फ्लाइट, कहीं से भागना है, कहीं से कुछ करना है, बहुत एक्टिव रहना है, इस मोड में आपका शरीर चला जाता है और ब्लड सर्कुलेशन या फिर प्राण शक्ति आपकी मसल्स की तरफ सारी चली जाती है और आपके डाइजेशन के लिए काम नहीं कर पाती, आपको रिलैक्स नहीं रहने देती और ऐसी स्थिति में आपका डाइजेशन मंद होने लगेगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी, खाना ठीक से आपका हजम होना बंद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई बीपी की समस्या रहेगी, हार्ट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, स्ट्रेस में एक व्यक्ति जा सकता है अगर वो लगातार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मोड में ही रहता है, तो बहुत सारी मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं उसको, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हमें क्या करना है? इस वेगस नर्व को एक्टिवेट रखना है, इसको सक्रिय रखना है और उसके लिए क्या है? उसके लिए हम अगर एक सांसों की जैसे टेक्निक है इसको करेंगे तो ये है, सभी कमर गर्दन सीधी करके अपनी बैठ जाएं, मन को शांत रखें, कमर गर्दन सीधी करें और जैसे जैसे अब मैं आपको बताऊं वैसे वैसे चीज़ों को समझते जाएंगे। सबसे पहला हमारा तरीका है कि हम 4 की गिनती तक इनहेल करें, 16 की गिनती तक सांस को अंदर होल्ड करें और 8 की गिनती तक हम एक्सेल करें। ये हमें इनहेल भी नाक से करना है, दोनों नोस्ट्रल से होल्ड करना है सांस को अंदर और एक्सेल करना है स्लो। जब हम एक्सेल स्लो करते हैं तब हम ज़्यादा रिलैक्स होता चला जाता है, हमारा मन मस्तिष्क ज़्यादा शांत होता चला जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कैसे करना है? कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें और आप 4 की गिनती तक आप इनहेल करेंगे। 1 2 3 4, सांस को अंदर रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। दोनों नोस्ट्रल से एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनहेल 4 की गिनती तक। 1, 2, 3, 4। सांस को होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सामान्य स्थिति। अब नॉर्मल ब्रीथिंग शुरू करें। सामान्य इनहेल एक्सेल नॉर्मल करना शुरू करें। तो इस तरीके से मैं अभी आपको बहुत लंबा अभ्यास नहीं करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। नहीं हो पा रहा इतना लंबा, वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे पहली बात कि हमारी सांस पर कंट्रोल नहीं होता। देखो, इनहेल 4 की गिनती तक करना इजी है, अंदर 16 की गिनती तक रोकना इजी है। अगर इतना भी नहीं रोक पा रहे हैं तो समझेंगे कि लंग्स की हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे एयरवेज ब्लॉक होने लगे हैं, कफ हमारी छाती में बहुत जमना शुरू हो गया है, ऐसा समझेंगे। लेकिन अगर एक्सेल, अब एक्सेल की बात करें तो 8 की गिनती तक एक्सेल करना हमें कठिन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारी ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हमें तेज सांस लेने की और तेज सांस छोड़ने की आदत पड़ गई है। जितना आपका सांस तेज चलेगा, छोटा चलेगा, ये भी कहा जाता है कि उतनी ही आपकी एज भी कम होती जाती है। आपके पास एक कोटा है, एक अमाउंट ऑफ ब्रीथ है आपके पास, सांसों का एक कोटा है। उसको अगर आप तेज सांस लेते हो तो क्या है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, आपकी एज कम हो जाएगी। और अगर उसको धीमा रखा तो वो एज को बढ़ाने वाला हो, ऐसा भी मान्यता है। अब इसी को समझो आप कि अगर आप इस पर कंट्रोल रखते हैं और धीमा एक्सेल करना शुरू कर देते हैं तो ये आपको ज़्यादा रिलैक्स करेगा। अब अगर धीमा एक्सेल अभी नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है, फिर से एक बार कमर गर्दन सीधी करके बैठो। पहले इनहेल करेंगे सांस से, पेट बाहर की तरफ आएगा, और एक्सेल करेंगे मुंह से, पेट अंदर की तरफ जाएगा। इनहेल करें नाक से, अब मुंह से एक्सेल, इनहेल करें गहरा, आंखें बंद, मुंह से एक्सेल, एक्सेल बहुत धीमा करेंगे, लंबा समय लेंगे एक्सेल करने में। इनहेल नॉस्ट्रल से, फिर एक्सेल मुंह से करना शुरू करें। फिर इनहेल नोस्ट्रल से, फिर से एक्सेल मुंह से, आंखें बंद। इनहेल नोस्ट्रल से, एक्सेल करें मुंह से, एक्सेल कर रहे हैं तो पेट का मूवमेंट पर ध्यान दें। एक्सेल कर रहे हैं तो पूरा पेट अंदर की तरफ, इनहेल कर रहे हैं तो पेट बाहर। नोस्ट्रल से इनहेल, मुंह से एक्सेल, एक बार और, रुकेंगे। आंखें खोल सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। चैट सेक्शन में बताएं क्या इतना मात्र करने से रिलैक्स फील हुआ, शांति लगी, एक हल्कापन आया, मन में शांति लगी? क्या लगा? ऐसा लगा? मयंक, है ना? सबको लगा, सबको लगा, सबको लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना? केवल हमने 4-5 बार ऐसा किया। आप समझो, 4-5 बार हमने किया
हम शांत फील कर रहे हैं। अरे आप एंजाइटी में हो, आप स्ट्रेस में हो किसी बात को लेकर के, आप करो ना बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट, देखो आपको कितना अच्छा अनुभव होगा इतना मात्र करने से। क्योंकि जो हम एक्सेल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हमारा एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है शरीर का। कभी हम स्ट्रेस में हैं, कोई हमें रिलीफ यही करते हैं ना, भाई बड़ा काम निपट गया, है ना। तो ये क्या है, जब हम रिलैक्स फील करते हैं तो हम डीप गहरा एक्सेल करते हैं, लंबा एक्सेल करते हैं, पहली बात। दूसरी जो मैंने बताया, वेगस नर्व आपके डायफ्राम से होकर के, डायफ्राम क्या है, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन और आपके लंग्स के बीच में एक मसल होती है जो इनको सेपरेट करती है। जब आप इनहेल करते हो तो लंग्स फैलते हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ जाती है, पेट बाहर की तरफ आता है। तो ये क्या हुआ, ये जब डायफ्राम का मूवमेंट होगा तो यहाँ से बीच से होकर के वेगस नर्व नीचे की तरफ जा रही है, तो वेगस नर्व पर एक ऐसा असर पड़ता है, वो स्टिमुलेट होनी शुरू होती है और आप तो तुरंत क्या करती है, वेगस नर्व तुरंत सिग्नल भेजती है दिमाग को कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छा है, अब शांत हो, अब रिलैक्स हो, अब अपना काम ठीक से करो। क्योंकि आपके शरीर का एक सिस्टम है, सिस्टम ये है कि आप जब स्ट्रेस में होते हो तो सांस तेज हो जाती है। अब अगर सांस धीमी चल रही है तो स्वाभाविक है वो रिस्पॉन्स दिमाग की तरफ जाता है, सब ठीक है, और आप ज़्यादा शांत और ज़्यादा अच्छा अनुभव करने लगते हो। तो ये क्या है कि अभ्यास आपको ध्यान रखना है। आपने इनहेल किया नोस्ट्रल से, एक्सेल किया मुंह से, इतना मात्र करना आपको बहुत अच्छे फायदे देगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें आंखें बंद ही रखेंगे आप इस अभ्यास के बाद भी, और जब तक मैं ना कहूं तब तक आपको आंख नहीं खोलनी है, ठीक है। नहीं, मुंह से एक्सेल करना होता है, ज्योति रंजन, मुंह से एक्सेल करना होता है। 4, 16, 8 ब्रीथिंग ज़्यादा अच्छी है, अपने अपना अनुभव होता है। ये किसी के लिए कोई अभ्यास अच्छा लगता है तो किसी के जो आपको ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है वो आप करें, ठीक है। चलिए, तो अब सब कमर गर्दन सीधी करके बैठें अपने आसन पर। ज्ञान मुद्रा लगाना चाहें तो यूं बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, ठीक है, वो बाद में, लेकिन अभी पहला अभ्यास करेंगे और उसके बाद ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठेंगे। अब पहले क्या करना है आपको केवल 6 बार करना क्या है, ऐसे हथेली को ऐसे कानों के ऊपर रखना है, ऐसे। जैसे ही हथेली को कानों के ऊपर रखोगे तो आपके कान बंद हो जाएंगे। हाथों में अगर दर्द लगता है ऐसे, तो हाथों को ऐसे रखो और फिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए ऐसे हथेली को कानों पर रखो, तो आपके कान हो जाएंगे बंद। उसके बाद डीप इनहेल किया एक, और उसके बाद क्या किया, ये आपको करना है, ये गुंजन आपको करना है, केवल हथेली रखकर करना है, भारी आवाज़ में करना है। होंठ बंद रखेंगे, दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, टंग को अपनी बीच में रखेंगे, ना ऊपर टच करें ना नीचे टच करें, और केवल 6 बार ये करना है, 6 बार ये करना है, ठीक है। जब पूरा हो जाएगा अभ्यास तो रुक जाएंगे, आंखें बंदी रखेंगे, मुझे अनुमान रहेगा कि आपका अभ्यास पूरा हो गया होगा, ठीक है। तो अब ये करें और ये 6 बार गुंजन करके आंखें बंद करके हाथ नीचे कर लेंगे। सभी एक साथ अभी इस गुंजन को शुरू करें। आपकी सांसें आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक होती हैं और उनको आप सबसे ज़्यादा सहजता से, आसानी से अनुभव कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। उसको फील करेंगे कैसे धीरे धीरे आपकी एक एक सांस आपकी नेसल कैविटी से होती हुई, आपके नाक के अंदरूनी हिस्से से स्पर्श टच होती हुई, आपके गले से होती हुई, आपके लंग्स में जा रही है और आपके शरीर में हो रहे बदलाव को देखेंगे। कैसे आपके लंग्स फैल रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं तो लंग्स कैसे सिकुड़ रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं तो कैसे आपका पेट बाहर की तरफ जा रहा है, एक्सेल कर रहे हैं तो कैसे पेट अंदर की तरफ जा रहा है। इनहेल सांस अंदर, एक्सेल सांस बाहर।
अब आप सब फील करें कि एक एक इनहेल के साथ आप एक एनर्जी को अपने सांस के द्वारा अंदर जाता हुआ देखें। जैसे एक लाइट है, बिल्कुल जैसे वाइट कलर की, सफ़ेद रंग की ये लाइट है, और ये आपके नोस्ट्रल से होती हुई अंदर की तरफ जा रही है। और जैसे जैसे अंदर जा रही है तो आपका शरीर सक्रिय, आपके शरीर में एक एनर्जी का लेवल बढ़ता जा रहा है। आप फील करें, आंखें बंद, मन शांत। कि ये जो प्रकाश है, जो ये लाइट है, ये आपके गले से होती हुई नीचे की तरफ जा रही है और आपके लंग्स में ये जा रही है, फैल रही है। ऐसा आप फील करें। हर एक एक्सेल के साथ आप सारी स्ट्रेस, सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ, बहुत सारी लिमिटिंग ऐसी चीज़ें जो जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही थी, उन सब को एक्सेल कर रहे हो। एक एक एक्सेल के साथ वो सारी चीज़ें बाहर, और मन और हल्का और शांत, और हल्का और शांत। इसी भाव के साथ, हर इनहेल के साथ इस एनर्जी को शरीर में जाता हुआ देखें, अनुभव करें, और हर एक्सेल के साथ सारी नेगेटिविटी को बाहर आता हुआ अनुभव करें। अब अपने आप को देखें जैसे आप आसन लगा करके एक साफ सुथरे कमरे में बैठे हैं, जो बिल्कुल खाली है और केवल ध्यान के लिए है। और अब देखें कि आपके शरीर से ये सुनहरी रोशनी जो है, ये बाहर की तरफ जा रही है, लगभग 1 फुट तक बाहर, और आपका एक ऑरा क्रिएट कर रही है। आपका एक आभा मंडल बना रही है। आपकी आंखें बंद हैं, उन्हें देखें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है, मन बिल्कुल शांत लग रहा है, आप बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल सीधी कमर करके आप आसन लगा के बैठे हैं। इसी स्थिति में कुछ देर तक रुकें। इसी स्थिति में रुकें और गहरे सांस लेते रहें। जैसे जैसे सांस गहरा चल रहा है, वैसे वैसे आपका ऑरा, आभा मंडल और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है।